Prince and today I will discuss about the cellular adaptations and cell injury. और इसके इस पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी एंड कॉजेस. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्सेस टू वेरियस स्टिमुलाई. तो होता कि इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कंडीशन में सेल कैसे रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में देखेंगे और इसको हम कुछ हेडिंग्स में पढ़ेंगे, जिसमें से इस पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी एंड कॉजेस के बारे में डिस्कस करूंगा. और इसके आने वाली वीडियो में सेलुलर एडेप्टेशन, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ और इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा. सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. सो रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी एंड कॉजेस. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल इंजरी होती क्या है. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सेल इंजरी इज डिफाइंड एज द फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द सेल from various etiologic agents which result in changes in its internal and external environment. तो बेसिक क्या है कि सेल इंजरी क्या है, तो जो फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रेस के कारण, जिसके बहुत सारे इटियोलॉजिक मतलब एक तरीके से कॉजिंग एजेंट. इटियोलॉजी मतलब होता कॉज, किसी भी चीज़ का कॉज. इटियोलॉजी एक तरीके से स्टडी ऑफ कॉजेस इज नॉन एज इटियोलॉजी. सो इटियोलॉजिक जो एजेंट कॉज कर रहे हैं उसका एक तो फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिक इफेक्ट्स क्या है, जो सेल का जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस ला रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल इंजरी बोलते हैं. तो सेल इंजरी क्या है, इज डिफाइंड एज the functional and morphologic effects of a variety of stresses on the cell from various etiologic agents which result in changes in its internal and external environment. However, when body cells are exposed to injurious agent, they have इनबिल्ड मैकेनिज्म टू डील विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. मतलब होता क्या है कि कुछ समय तक तो जब बॉडी सेल्स हमारे इंजूरियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, एक तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. पर ये भी कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है विदाउट अंडरगोइंग सेलुलर इंजरी. तो होता क्या है कि जो बॉडी सेल्स हैं उनके पास कुछ मैकेनिज्म होते हैं कि अगर कुछ समय तक वो झेल सकते हैं इंजूरियस एजेंट्स को, वो और कैसे, तो अडेप्ट करके सेलुलर एडेप्टेशन से वो अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आएंगे जिसके थ्रू वो सेल इंजरी को प्रिवेंट करेंगे, बट वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट तक. ठीक है, एक लिमिट के बाद सेल इंजरी तो हो ही जाएगी अगर ज़्यादा अगर हो गया है तो. हाउएवर, तो ये जो लाइन है यही आपको समझाना चाहती है. हाउएवर, व्हेन बॉडी सेल्स आर एक्सपोज्ड टू इंजूरियस एजेंट, दे हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म टू डील विद changes in environment or adapt to a limited extent without undergoing cell injury. तो अब हम आगे चलते हैं. अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा thus the cellular response to stress. सेलुलर रिस्पॉन्स, अब सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस में, वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर. अब वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा. अब जो सेल का जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस टूवर्ड्स द स्ट्रेस की, उस स्ट्रेस कंडीशन में या इंजीरियस एजेंट्स की प्रेजेंट में क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, वो हमारा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है. वो दो फैक्टर हमारे कौन से हैं, एक है होस्ट फैक्टर और एक क्या है हमारा फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इंजीरियस एजेंट. तो बेसिक क्या है हमारा, बेसिक क्या है, पहले हम देखते हैं होस्ट फैक्टर्स क्या है.
तो अगर हम होस्ट फैक्टर की बात करें, जैसे कि सेल कौन से टाइप का है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उस सेल का, है ना, इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इंजीरियस एजेंट, जैसे इसका टाइप क्या है, डोज क्या, तो दो ही चीज पे तो डिपेंड करेगा, एक तो इंजीरियस एजेंट पे और एक जिस पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब किस तरीके का सेल है, उस सेल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ना। तो एक होगा होस्ट फैक्टर और एक होगा फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इंजीरियस एजेंट। तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है सेलुलर रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस, कौन सा, होस्ट फैक्टर एंड फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इंजीरियस एजेंट। तो होस्ट फैक्टर में आता है कि किस टाइप का सेल है या और उस सेल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, और फैक्टर्स पर्टेनिंग टू इंजीरियस एजेंट में इसका टाइप, उसकी डोजेस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर हम सेलुलर रिस्पॉन्स की बात करें टू इंजीरियस एजेंट, वो हमारा कैसे है, मान लो ये हमारा नॉर्मल सेल है, अगर अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड है, मतलब एक स्ट्रेस की कंडीशन है, अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड मतलब या तो इंक्रीज हो गई है उसका फंक्शन जो है, जो भी सेल फंक्शन कर रहा है, या तो वो इंक्रीज कर दे हो गई है, या तो उसका फंक्शन डिक्रीज हो गया है, और ये किस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो उसमें क्या होता है, एडेप्टेशन, क्या होता है, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन में हमारे क्या क्या आती हैं, एट्रॉफी आता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अब ये एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम जब हम सेलुलर एडेप्टेशन पढ़ेंगे ना, तो उस जगह हम इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसकी सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ कि आखिर ये एट्रॉफी क्या होती है। तो एट्रॉफी कुछ नहीं है, एट्रॉफी इज द रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ parenchymal cell. Atrophy is the reduction of the number and size of parenchymal cell of an organ or its part. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एट्रॉफी बोलते हैं, विच वॉज नॉर्मल वंस। तो बेसिकली एट्रॉफी क्या है, एट्रॉफी इज अ रिडक्शन ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स पार्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रॉफी बोल रहे हैं। वहीं हाइपरट्रॉफी क्या है, हाइपरट्रॉफी होती है कि इंक्रीज हो जाना साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल। अगर साइज इंक्रीज हो गया है पेरेन्काइमल सेल का, तो और इसकी वजह से क्या होगा, अगर साइज पेरेन्काइमल सेल का इंक्रीज हो जाएगा तो जो अफेक्टेड ऑर्गन या टिश्यू है उसका साइज भी एनलार्ज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरट्रॉफी। वहीं हाइपरप्लेजिया क्या होता है, तो हाइपरप्लेजिया इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल। तो अगर साइज इंक्रीज हुआ है, देखो होता क्या है, एक है हाइपरट्रॉफी और एक है हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों ही कंडीशन में जो ऑर्गन है वो एनलार्ज हो जाता है, अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू जो है एनलार्ज हो जाता है दोनों ही कंडीशन में, हाइपरट्रॉफी में भी और हाइपरप्लेजिया में भी। डिफरेंस ये होता है कि हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि पेरेन्काइमल सेल जो है उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरप्लेजिया है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी है, और अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में। अगर साइज इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी, और अगर नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। और दोनों ही कंडीशन में जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसका क्या हो जाएगा, उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो गया। अब ऐसे ही मेटाप्लेजिया होता है। अब ये मेटाप्लेजिया क्या होता है, तो मेटाप्लेजिया के डेफिनेशन की बात करूं तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जो है सबसे कॉमन होता है, और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है मेटाप्लेजिया के अंदर, तो मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ
one type of mature differentiated epithelial or mesenchymal cell to another type of mature epithelial or mesenchymal cell, usually in the response to abnormal stimuli, and the transformed cells are able to withstand the adverse effect of irritant better. तो बेसिकली मेटाप्लेजिया क्या है, एक तरीके से जब ऐसी कंडीशन होती है तो एडेप्टेशन में क्या होगा, और जो सेल्स होंगी और जो सेल्स हैं वो क्या हो सकती है, वो एक तरीके से दूसरे टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन को जो है अच्छे से झेल पाए, विदस्टैंड कर पाए। तो इस वजह से, और जब ये स्टिमुलाई या स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो वापस से वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे बोलते हैं रिवर्सिबल। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल टू अनदर टाइप। एक टाइप का सेल दूसरे टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है अंडर द स्ट्रेस, और जब ये स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो ये वापस से नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये जो एक तरीके से ये जो मेटाप्लेजिया है, इसीलिए मैंने बोला ये मेटाप्लेजिया एक तरीके से रिवर्सिबल, जो एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल चेंज होता है वन टाइप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल और मेसेनकाइमल टू अनदर टाइप ऑफ मैच्योर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल। वो भी किसके रिस्पॉन्स में? तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में। तो अब मेटाप्लेजिया भी हमने देख लिया, और क्या है हमारा? डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया क्या होता है? तो डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, ऑफन प्रोसीडेड और अनकम्बाइंड विद द मेटाप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया। इन शॉर्ट अगर हम डिस्प्लेजिया की बात करें तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेजिया बोलते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा? देखो भाई, नॉर्मल सेल थी, स्ट्रेस हुआ, उसमें अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड के कंडीशन में क्या हुआ, जो सेल ने क्या की? एडेप्टेशन की, सेलुलर एडेप्टेशन। और सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बस जान लेते हैं। उसमें हमारी क्या क्या है? एट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में बताऊंगा। अभी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लो। एट्रॉफी का मतलब क्या था? रिडक्शन इन द नंबर एंड साइज ऑफ सेल, यही था एट्रॉफी का इन शॉर्ट कहें तो। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या था? कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? साइज का, जो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो हाइपरप्लेजिया था। और मेटाप्लेजिया के अंदर एक टाइप की मैच्योर सेल दूसरे टाइप की मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल होती है। और डिस्प्लेजिया क्या है? तो डिस्प्लेसिया है एबनॉर्मल सेलुलर डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट को हम डिस्प्लेसिया बोलते हैं। और जब स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो ये जो एडेप्टेशन सेल ने की है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, रिस्टोरेशन टू नॉर्मल। और अगर हम माइल्ड ट्रांजिएंट स्ट्रेस की बात करें तो इसमें हमारा होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब वापस से नॉर्मल हो सकता है। इसमें आता हमारा डीजनरेशन, सब सेलुलर अल्टरेशन, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन। अब ये सब सेलुलर अल्टरेशन क्या होता है, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, अभी थोड़ा हम नीचे देखेंगे इसके बारे में। इसमें भी अगर स्ट्रेस रिमूव हो जाती है, जैसी स्ट्रेस कंडीशन खत्म, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। सीवियर है और परसिस्टेंट स्ट्रेस है तो उस केस में होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल का डेथ हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। ये हम देखेंगे नेक्रोसिस एपोप्टोसिस क्या होता है जब हम इरिवर्सिबल
सेल इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने बताया कि आखिर सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है टू इंजीरियस एजेंट, ये किस तरीके से होता है वो मैंने आपको पूरा बताया है कि अगर नॉर्मल सेल है, स्ट्रेस कंडीशन आई तो अडेप्टेशन कर सकती है। अडेप्टेशन, सेलुलर अडेप्टेशन में हमने एट्रॉफी देखा, हाइपरट्रॉफी देखा, हाइपरप्लेजिया देखा, मेटाप्लेजिया देखा, डिस्प्लेजिया क्या होता है ना, बेसिक बेसिक देख लिया। और अगर स्ट्रेस रिमूव्ड हो जाए, स्ट्रेस की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। माइल्ड ट्रांजिएंट स्ट्रेस है, उस कंडीशन में रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है, यानी स्ट्रेस कंडीशन ख़त्म होगी तो ये वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। इसमें डीजनरेशन होता है, सब सेलुलर अल्टरेशन हो सकता है, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये अभी हम देखेंगे इन दोनों का मतलब क्या है, अभी नीचे देखेंगे। और अगर हम सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा स्ट्रेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस होगा। तो बेसिकली अब हम सब सेलुलर चेंजेस और इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है ये देखते हैं। द रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, द रेजिडुअल इफेक्ट, रेजिडुअल मतलब जो बच गया, रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ reversible cell injury may persist in the cell as evidence of cell injury at the subcellular level। इसको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर चेंजेस बोलते हैं। सब सेलुलर चेंजेस क्या है कि मान लो किसी सेल में इंजरी हुई तो अब अगर वो सेल नॉर्मल भी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ उसका, जो उसको इंजरी हुई थी उसका कुछ ना कुछ रेजिडुअल इफेक्ट होगा जो रह जाएगा। किस लेवल पे, सब सेल, मतलब सेल के अंदर कुछ ना कुछ उसके एविडेंस रह जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमें सेल के अंदर देखने को मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सब सेलुलर चेंजेस। किस केस में, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में। और मेटाबोलाइट्स में बी एक्यूमुलेटेड विद इन द सेल, और मेटाबोलाइट्स भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं विद इन द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो बेसिकली अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो रह गया एज अ एविडेंस ऑफ सेल इंजरी एट द सब सेलुलर लेवल, उसको बोला सब सेलुलर चेंजेस। और मेटाबोलाइट जो एक्यूमुलेट हुआ है विद इन द सेल उसको हमने क्या बोला, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। किस कंडीशन में, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में। तो ये था इसका मतलब, सब सेलुलर चेंजेस क्या होता है और इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। अब हम क्या देखेंगे, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो इटियोलॉजी मतलब क्या, अब हम इसके कॉजेज देखेंगे कि सेल इंजरी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इटियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कॉजेज। द सेल इंजरी में ऑकर फ्रॉम वन ऑफ द टू ब्रॉड ग्रुप ऑफ कॉजेज। अब दो मेन कॉजेज इसके हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है। जेनेटिक के बारे में हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्वायर्ड या फिर इन्वायरमेंटल इस कॉज के बारे में ही हम मेनली डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक हम तब डिस्कस करेंगे जब मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताऊंगा, तो वहाँ पर हम सेल इंजरी के जेनेटिक कॉजेज देखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्वायर्ड देखेंगे। तो कॉमन एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी विच मे बी एक्टिंग सिंगली और इन कॉम्बिनेशन आर एज अंडर। तो पहला कॉज क्या है, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। अब हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया में क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है वो देखते हैं। द सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू essentially required oxygen to generate energy and perform metabolic function. Deficiency of oxygen or hypoxia result in failure to carry out these activities by the cell। सही बात है ना। हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी, ये बात याद रखना, हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी का। और अब ये हाइपोक्सिया किस किस तरीके से हो सकता है वो देख लेते हैं।
तो पहला क्या पाथवे है इसका, द मोस्ट कॉमन, और ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म है हाइपॉक्सिया का, द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हाइपॉक्सिक सेल इंजरी इज बाय रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द सेल। भाई सबसे मोस्ट कॉमन तो यही होगा कि ब्लड सप्लाई ही रुक जाए टू द सेल। क्यों रुक जाए? ड्यू टू इंटरप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्चीमिया। क्या बोलते हैं? इस्चीमिया। हाइपॉक्सिक, अब दूसरा पाथवे क्या हो सकता है इसका, पहला तो ये हो गया ड्यू टू इंटरप्शन, भाई ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, इस वजह से हाइपॉक्सिक सेल इंजरी हो जाएगी। दूसरा पाथवे क्या हो सकता है, दूसरा पाथवे हो सकता है हाइपॉक्सिया में रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, इसमें भी ब्लड सप्लाई में ही दिक्कत आई है, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम कॉजेज अदर देन, बट यहां पर इंटरप्शन नहीं हुआ, अदर देन इंटरप्शन। अब इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी, मतलब जैसे अनीमिया हो गया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, या फिर लंग डिसीज हो गई, हार्ट डिसीज हो गई, इंक्रीज, अब टिश्यू की डिमांड ही अगर इंक्रीज हो गई है ना, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपॉक्सिया हो सकता है, और वो क्या कॉज कर देगा, हमारा हाइपॉक्सिक सेल इंजरी, है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला इसका कॉज, हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया, जो कि हमारा सेल इंजरी कॉज करता है। अब दूसरा क्या है, इसका दूसरा कॉज है फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स में हो सकते हैं मैकेनिकल ट्रॉमा, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, वहां पर सेल इंजर्ड हो जाएगी, है ना। तो फिजिकल एजेंट में मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह। थर्मल ट्रॉमा हो सकता है बाय हीट और कोल्ड, है ना। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हो सकती है। रेडिएशंस हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट आयनाइजिंग। रैपिड चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी कॉज हो सकता है सेल इंजरी का। तो दूसरा कॉज क्या है, फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या आएगा, मैकेनिकल ट्रॉमा, इसमें रोड एक्सीडेंट वगैरह, थर्मल ट्रॉमा, हीट और कोल्ड से, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट वगैरह, है ना। रैपिड चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सब फिजिकल एजेंट है जो सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं। तीसरा क्या है कॉज इसका, केमिकल्स एंड ड्रग। An ever increasing list of chemical agent and drugs may cause cell injury. Important example include, अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सेल इंजरी करवा सकते हैं, वो हैं केमिकल पॉइजनिंग, जैसे कि साइनाइड, आर्सेनिक, मरकरी, ये कॉज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऑक्सीजन एट हाई कंसंट्रेशन भी सेल इंजरी कॉज करता है। हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड सॉल्ट, वो भी कॉज करता है सेल इंजरी। सोशल एजेंट सच एज एल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स, ये कॉज करते हैं। थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग्स भी हैं जो कॉज करते हैं सेल इंजरी। माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं। अब केमिकल एजेंट्स के बाद और क्या है हमारे, थर्ड था केमिकल एंड ड्रग्स, और चौथा क्या है हमारा, माइक्रोबियल एजेंट्स। माइक्रोबियल एजेंट्स भी सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं, कैसे, तो इंजरीज बाय माइक्रोब्स इंक्लूड इन्फेक्शंस caused by bacteria, virus, fungi, protozoa, metazoa and other parasite। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। अब इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज कैसे, तो आपको पता है इम्यूनिटी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अब ये डबल एज स्वॉर्ड मतलब, कहने का मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। अब कैसे, एक तरफ तो इम्यूनिटी हमें जो अलग अलग पैथोजेंस हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी इम्यूनिटी, और दूसरी तरफ ये इम्यूनिटी ऑटो इम्यून डिसीज के केस में अपने ही सेल के ऊपर अटैक करने लग जाती है। तो इसी के एक तरीके से दो इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसीलिए इम्यूनिटी को हम कहते हैं इम्यूनिटी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इट प्रोटेक्ट द होस्ट against various injurious agent, but it may also turn lethal
एंड कॉज द सेल इंजरी। और ये खुद भी क्या कर सकती है, सेल इंजरी कॉज कर सकती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज के, तो इसके कॉजेज में हमारे आएंगे क्या क्या, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉज के, इम्यूनोलॉजिक कॉज के। तो कैसे इम्यूनिटी भी सेल इंजरी का एक कारण बन सकती है, क्योंकि एक तरफ तो ये बचा रही है कई सारे पैथोजन से, वहीं दूसरी तरफ ये कॉज भी ये सेल इंजरी करवा भी सकती है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज के केस में होता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये सब जो ये सब जो रीजंस है, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे इम्यूनोलॉजिक कॉजेज के अंदर आएंगे। इसके अलावा छठा क्या कॉज हो सकता है हमारा एक तरीके से सेल इंजरी का, तो वो है न्यूट्रिशनल ड्रेनेजमेंट। मतलब डेफिशिएंसी है या फिर एक्सेस है न्यूट्रिएंट का, डेफिशिएंसी है तो भी सेल इंजरी होगी, या फिर एक्सेस है तो भी होगा। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट मे रिजल्ट, और क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है, अगर एक्सेस है तो भी और डेफिशिएंसी है तो भी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस जिसमें मे बी ड्यू टू ओवरऑल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे स्टारवेशन में होता है, ऑफ प्रोटीन कैलोरी जिसमें मार्स हो गया, ख्वाशिकर हो गया, ऑफ मिनरल जैसे अनीमिया हो गया, और ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह। तो न्यूट्रिशनल एक्सेस की अगर हम बात करें तो इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ, इसके अंदर बेसिकली अगर एक्सेस की बात करें, इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, ओबेसिटी आ जाएगी, है ना, अथीरोस्क्लेरोसिस हो गई, हार्ट डिसीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया। तो ये सब इसके कारण होते हैं, और ये इस वजह से क्या होता है, इस वजह से सेल इंजरी होती है। और सातवां रीज़न क्या है, एजिंग। सेलुलर एजिंग और सेंसेस लीड्स टू impaired ability of cell to undergo replication and repair and ultimately lead to cell death, है ना। तो एजिंग भी सेल डेथ तक करवा सकती है। और क्या हो सकते हैं, साइकोजेनिक कॉज हो सकते हैं। अब साइकोजेनिक कॉज में क्या आएगा, देयर आर नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिक changes in common acquired mental disease due to mental stresses, strain, and anxiety, overwork, and frustration. Example, डिप्रेशन एंड सीजोफ्रेनिया। होता क्या है कि जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस केस में भी जो है सेल इंजरी होती है, बट अभी तक हमारे पास इसका कोई भी स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो इस वजह से हो रहा है, इसका भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म अभी हमें पता नहीं है कि कैसे होता। बट ये जो मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेन, एंजाइटी, ओवरवर्क, फ्रस्ट्रेशन, जैसे डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, तो ये सब भी सेल इंजरी कॉज करते हैं। इसके अलावा और क्या है, तो इसी के अंदर साइकोलॉजिकल कॉजेस के ही अंदर हमारा आएगा। हाउएवर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग result in various organic disease such as liver damage, chronic bronchitis, lung cancer, peptic ulcer, hypertension, ischemia, heart disease। तो ये सब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब आइट्रोजेनिक कॉजेस, अब हम देखते हैं इसका नोवा कॉज क्या हो सकता है। ये तो हो गए साइकोलॉजिकल कॉजेस की बात। अब आते हैं हमारा इसका जो नोवा कॉज है वो क्या हो सकता है, आइट्रोजेनिक कॉज। अब आइट्रोजेनिक कॉज का मतलब क्या है, ऑल्दो एज पर द हिपोक्रेटिक ओथ एवरी फिजिशियन इज बाउंड नॉट टू डू और एडमिनिस्टर्ड एनीथिंग दैट कॉज हार्म टू द पेशेंट, but there are some diseases as well as death attributed to iatrogenic cause owing to physician. Example include occurrence of disease or death due to error in the judgment by the physician and untoward effect of administered therapy, drug and radiation। तो बेसिकली आइट्रोजेनिक कॉज में क्या आएगा कि अगर
फिजिशियन ने ही कोई एरर कर दी है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी वजह से जो सेल इंजरी हुई है, तो वो सारे कॉजेज हमारे किस में आएंगे, आइट्रोजेनिक कॉज में आएंगे। किस में आएंगे, आइट्रोजेनिक कॉज में आएंगे। इसके बाद 10वां कॉज होता है हमारा इडियोपैथिक डिसीज। इडियोपैथिक डिसीज इसमें आता है, इडियोपैथिक मीन्स अननोन कॉज, मतलब कई सारी डिसीजेज ऐसी हैं जिसके कॉज अभी तक हमें, जिसके कारण अभी तक हमें नहीं पता है। तो इडियोपैथिक का मतलब ही होता है अननोन कॉज। फाइनली, ऑल्दो so much is known about the etiology of diseases, there are still remain many diseases for which exact causes is undetermined। जैसे कि etiology of many cancers is still incompletely known। तो हमें ज़्यादातर डिसीजेस के कारण, उसके पीछे क्या मेन कारण है वो हमें पता है, पर तब भी कई सारी डिसीज़ ऐसी हैं जिसका क्या कॉज है अभी तक हमें नहीं पता। तो वो जो अननोन कॉज जिसकी वजह से सेल इंजरी हुई है वो हमारी किस में आएगी, इडियोपैथिक डिसीज़ में आएगी। किस में आएगी, इडियोपैथिक डिसीज़ में आएगी। तो जैसे कि एग्जांपल है, इटियोलॉजी ऑफ मैनी कैंसर इज स्टिल इनकम्प्लीटली नॉन। तो बेसिकली सेल इंजरी के हमने टोटल 10 कॉज देखे। पहला कॉज था हमारा हाइपॉक्सिया इन इस्चीमिया, दूसरा था फिजिकल एजेंट्स, केमिकल, तीसरा हमारा केमिकल्स एंड ड्रग्स, फोर्थ में हमने देखा माइक्रोबियल एजेंट्स, फिफ्थ में हमने डिस्कस किया इम्यूनोलॉजिक कॉजेस, फिर सिक्स्थ में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशनल ड्रेनेजमेंट्स, और सेवन्थ में हमने एजिंग, एट्थ में हमने साइकोलॉजिकल कॉजेस, और फिर नाइन्थ में हमने आइट्रोजेनिक कॉजेस के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने फाइनली इडियोपैथिक डिसीज के बारे में डिस्कस किया। तो ये पूरा था हमारा इटियोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।